बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे बेटे आप सब लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे होंगे और सब ने कम से कम टेस्ट खुद से लाजमी सॉल्व किया होगा। आज हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 और 2 की, जो कि फंग एड का आपका फर्स्ट टेस्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 और 2 के टेस्ट को बेटे पहले आपने खुद से सॉल्व करना है। अगर आपने नहीं भी सॉल्व किया पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर डिस्कशन सुननी है। इस तरह डिस्कशन का चार्म खत्म हो जाता है। बहुत अच्छी तरह सॉल्व करें, जो रह भी जाए कोई बात नहीं, उसको लिख लें ताकि ऐसा पेपर में आए तो आप गलती ना करें। और पास पेपर्स जो हैं वो लाजमी डाउनलोड कर लें। पास पेपर्स के एमसीक्यूज आपको लाजमी पता होने चाहिए कि पास पेपर में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। स्टार्ट करते हैं आप फर्स्ट एमसीक्यू से। हम लोग फर्स्ट एमसीक्यू में वो कह रहा है डायमेंशन रेशो ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन रेशो क्या होगी? आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है एल से आप रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है पी। तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन रेशो क्या होगी? जब आप एल को पी पे डिवाइड करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपके पास mvr डिवाइडेड बाय पी का मतलब है लीनियर मोमेंटम, जिसको आप मोमेंटम कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है आपके पास mv। जब आप सॉल्व करेंगे mv और mv आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो एंगुलर मोमेंटम ओवर लीनियर मोमेंटम ये आपके पास इक्वल आ जाएगा r। का मतलब होता है यहाँ पे r को आप जनरली डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस की डायमेंशन आपके पास क्या होती है? l। तो बेटे ये इसका राइट ऑप्शन है। फर्स्ट एमसीक्यू का राइट ऑप्शन आपके पास बीटा ऑप्शन बनेगा l पावर 1, क्योंकि अल्फा ऑप्शन l पावर 0, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब होता है 1। सो बीटा इज राइट ऑप्शन। चार्ली और डेल्टा तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल ऑपोजिट है। सेकेंड एमसीक्यू देखिएगा। सेकेंड एमसीक्यू में वो ये कह रहा है कि रेशो ऑफ एटोमीटर ओवर डेसी का आप वर्ड यूज करते हैं, एटो ओवर डेसी। अब आप खुद देखें कि एटो ओवर डेसी, एटो का मतलब होता है बेटे 10 रेज टू पावर -18 और डेसी का मतलब होता है 10 रेज टू पावर -1। ये आपको याद करने पड़ेंगे, प्रीफिक्सेस के टेबल है ये। तो एटो ओवर डेसी की रेशो कह रहा है एटो की जगह एटो की वैल्यू गई और डेसी की जगह मैंने डेसी की वैल्यू गई, मीटर में जो आप वैल्यूज ले रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 10 पावर -18, ये माइनस का 1 ऊपर आके प्लस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा 10 रेज टू पावर -17 रेशो 1। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो सेकेंड एमसीक्यू जो है उसका राइट ऑप्शन आपके पास चार्ली है। हर ऑप्शन को देखा करें आप, हर एमसीक्यू के ऑप्शन को देखें। आपको पता होना चाहिए कि वाई नॉट अल्फा, वाई नॉट बीटा, वाई नॉट चार्ली, वाई नॉट डेल्टा, मतलब किस वजह से हम इस एमसीक्यू को सही कर रहे हैं। थर्ड एमसीक्यू देखिएगा। थर्ड एमसीक्यू में वो क्या है, उसने आपको एक डायग्राम बना के दी हुई है। एक आपके पास थर्ड एमसीक्यू में एक डायग्राम है, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे बी वेक्टर है, ये आर है। ये उसने आपको डायग्राम बना के दी। वो कहता है इन वेक्टर डायग्राम शो आर इज द रिजल्टेंट। ये आर जो है ये रिजल्टेंट है। अच्छा, इस केस में ये रिजल्टेंट वो कह रहा है ऑफ ए एंड बी इफ आर इज इक्वल टू बी ओवर स्क्वायर रूट 2। उसने आपको ये भी कहा है कि जो आर की वैल्यू आपके पास वो बी ओवर स्क्वायर रूट 2 है। ये आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू ये है तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होगी? मतलब उसने आपको सिंपल एक डायग्राम बना के दी है और ये कहा कि थीटा आपने निकालना है, आर रिजल्टेंट और आर की वैल्यू बी ओवर स्क्वायर रूट। सिंपल सी बात है। आप देखें इनमें से अगर मैं साइन थीटा का फार्मूला लगाता हूँ या कोस, वो फार्मूला लगाएं जिसमें दोनों कवर हो, क्योंकि थीटा आपने निकालना है। साइन थीटा होता है, देखो थीटा के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर और ये वाला हिसाब के पास हाइपोटेनस। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगाता हूँ तो साइन थीटा का फार्मूला होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर है मेरे पास r, हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे पास b। यही होगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू r की वैल्यू आपको गिवन है। देखो मैंने सिंपल फार्मूला लगाया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। r की वैल्यू उसने आपको दी हुई है b ओवर स्क्वायर रूट 2, तो r की जगह पे आप लिखेंगे b ओवर स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई b। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, बी से डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाई होकर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो फर्दर आप इसको सॉल्व कर लें। जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2।
तो 1/√2 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन आपके पास वो बीटा ऑप्शन होगा 45 डिग्री। थर्ड एमसीक्यू देखें। थर्ड एमसीक्यू में वो कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन हैज़ अ वैल्यू 4। तो ये तो सिंपल सा है कि वो आपको नेक्स्ट एमसीक्यू में यानी कि फोर्थ एमसीक्यू में आपने डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है, वो होता है ए बी कॉस थीटा। ये है ना फार्मूला डॉट प्रोडक्ट का। अब वो क्या कह रहा है, कहता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड 2 एंड 4 न्यूटन, ए की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 4 है और स्केलर प्रोडक्ट का आंसर 4 है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट का आंसर 4, एक वेक्टर की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 4 और आगे आपके पास आएगा कॉस थीटा। अगर फर्दर सॉल्व करोगे 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब आप जब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो कॉस इनवर्स होगी, तो यहां से जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे ये आपके पास होगी कॉस इनवर्स 1/√2। तो कॉस इनवर्स 1/√2 आपको पता है 60 डिग्री है, साइन 30 पे 1/2 होता है, कॉस 60 पे 1/2 होता है। तो इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन है वो 60 डिग्री होगा। तो फोर्थ एमसीक्यू का राइट ऑप्शन आपके पास डेल्टा ऑप्शन 60 डिग्री। फिफ्थ एमसीक्यू में वो क्या कह रहा है, फिफ्थ में वो कहता है इफ द साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉस थीटा इज नेगेटिव। देखिए ये सब बच्चों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में सारे नेगेटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। तो फिफ्थ एमसीक्यू का राइट ऑप्शन आपके पास बीटा ऑप्शन होगा। सिक्स एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या है, देखें अल्फा ऑप्शन लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई ये तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये एनर्जी का यूनिट नहीं है। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, बीटा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जॉल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर, P इज इक्वल W/T, जॉल पर सेकेंड, तो वो पावर का यूनिट है, उसने तो आपसे एनर्जी का यूनिट पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। 6 MCQ का डेल्टा इज राइट ऑप्शन। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो पावर का फॉर्मूला होता है W/T, यहाँ पे T डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा P क्रॉस T इज इक्वल टू W। तो पावर का यूनिट आप वॉट ले लो, वॉट इंटू सेकेंड या वॉट इंटू डे, जो भी है ये वॉक के इक्वल आएगा, और वॉक इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 6 का राइट ऑप्शन आपके पास डेल्टा ऑप्शन। सेवंथ में देखें, सेवंथ में उसने आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला दे दिया और वो कह रहा है मैथ स्प्रिंग सिस्टम है ये। सेवंथ एमसीक्यू में उसने आपको वैल्यू दी कि F इज इक्वल टू C यानी कि कांस्टेंट, M पावर X और K पावर Y, ये वैल्यू दे दी। वो कहता है कि C यहाँ पे कांस्टेंट है, पूरा एमसीक्यू पढ़ता हूँ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ मास M सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज गिवन बाय द रिलेशन, यानी कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला जो उसने आपको दिया। वेयर C इज अ डिमेंशन लेस कांस्टेंट, C डिमेंशन लेस है, मतलब उसकी कोई डिमेंशन नहीं। X और Y की वैल्यूज बताएं, आपने X की वैल्यू भी बतानी है और Y की वैल्यू भी बतानी है। देखो अगर ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला है, तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√m/k, ये टाइम पीरियड का फार्मूला। फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होगा, वो होता है आपके पास 1/2π√k/m, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1/2π तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस केस में ये आपके पास वैल्यू होगी F इज इक्वल टू K/m टोटल पावर 1/2। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में इसका तरीका सिखाया हुआ। आप ऐसा भी लिख सकते हो F इज इक्वल टू K पावर 1/2 और M पावर, M नीचे प्लस के ऊपर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, M पावर -1/2। अब यहाँ से आप देखो M के ऊपर X लिखा हुआ है, तो X की वैल्यू देखो, M की जो वैल्यू है उस फार्मूले में ये X की वैल्यू है और ये आपके पास Y की वैल्यू है। इसका मतलब X की वैल्यू -1/2 आएगी और Y की वैल्यू आपके पास +1/2 आएगी। तो इस केस में जो आपके पास इसका राइट ऑप्शन बन रहा है वो एक की वैल्यू आपके पास 1/2 आ रही है और एक की वैल्यू आपके पास -1/2 आ रही है, क्योंकि 2π√m/k टाइम पीरियड का फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला उसके ऑपोजिट होता है। तो राइट ऑप्शन इसका जो है वो आपके पास चार्ली ऑप्शन होगा, डेल्टा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन, कि X की वैल्यू आपके पास नेगेटिव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि X की वैल्यू आपके पास आई है -1/2 और Y की वैल्यू आपके पास +1/2, एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव। तो राइट ऑप्शन है इसका डेल्टा ऑप्शन। तो चार्ली और डेल्टा में आपने पजल नहीं होना, तो राइट ऑप्शन इसका डेल्टा होगा।
द कंपोनेंट ऑफ 9 आई यूनिट वेक्टर प्लस 17 जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जी एक्सिस। अब वो जी एक्सिस की बात कर, कहते हैं इसका कंपोनेंट जी एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा। उसने आपको वैल्यू दी है 9i प्लस 17j, ये एमसीक्यू नंबर 8 है। 9i प्लस 17j यूनिट वेक्टर, कहते हैं जी एक्सिस के लॉन्ग। भाई जाहिर सी बात है, इसमें आई भी गिवन है, जे भी गिवन है, जो आपके पास के यूनिट वेक्टर वो नहीं गिवन, तो इसका मतलब जी के लॉन्ग उसकी वैल्यू कितनी होगी, डेफिनेटली जीरो होगी, क्योंकि एक वैल्यू गिवन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आप उसको जीरो ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखें, वो कहता है रिजल्टेंट ऑफ, तो 8 एमसीक्यू का राइट ऑप्शन चार्ली आपके पास, जो 8th एमसीक्यू का राइट ऑप्शन आएगा वो चार्ली ऑप्शन होगा। 9 का देखें, 9 में वो कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 24 एंड 7 एंड 5, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 24 एंड 7 इज 25, द एंगल बिटवीन दैम, यानी कि रिजल्टेंट आपके पास 25 है, एक वेक्टर 24 है, एक वेक्टर 7 है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की आपके पास वैल्यू जो है वो 25 है, इसका मतलब ये आएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी, ये भी 625 आएगा और ये भी आपके पास 625 आएगा। चूंकि इस पे पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हैं और वो लग भी रहा है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस केस में इसका जो एंगल है बेटे वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 9th एमसीक्यू का, वो आपके पास ए ऑप्शन होगा। 10 एमसीक्यू देखें, ए इज पैरेलल टू बी, देन ये तो खैर बहुत ही सिंपल है। देखो बीटा ऑप्शन नहीं हो सकता, वो कहता है ए इज पैरेलल टू बी। अगर ए बी के पैरेलल है तो ए डॉट बी जीरो कैसे होगा, क्योंकि ए डॉट बी तो 90 डिग्री पे जीरो होता है। इस तरह मतलब अगर मैं एक एक ऑप्शन इसका डिस्कस करूं 10 एमसीक्यू का, बीटा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए डॉट बी जीरो तब होता है जब एंगल 90 डिग्री हो। चार्ली ऑप्शन देखो लिखा हुआ है, चार्ली में ए क्रॉस ए प्लस बी, अगर आप इसको ओपन करके लिखो तो आप लिखोगे ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। इसका मतलब ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी, सिर्फ आंसर आ गया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी पैरेलल तो नहीं ना हो सकते, कॉमन सी बात है, ए से आप बी की तरफ जाओगे, ए और बी पैरेलल नहीं हो सकते, वो आप या अपवर्ड जाते हैं या आप डाउनवर्ड आते हैं, तो ए क्रॉस बी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह डेल्टा ऑप्शन को अगर आप ओपन करके लिखेंगे वो हो जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस ए, अगर ए और ए पैरेलल हैं तो ए क्रॉस ए जीरो होगा। खुद सोचो ना कि डेल्टा ऑप्शन में जो उसने आपको वैल्यूज दी हुई हैं, डेल्टा ऑप्शन में वो कह रहा है कि ए क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कैसे हो सकता है आप खुद सोचो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये होगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस ए तो जीरो होगा, क्योंकि सारी सी बात है पैरेलल के केस में जीरो होते हैं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है। तो 10 एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन आपके पास वो ए ऑप्शन है, अल्फा इज राइट ऑप्शन। 10th एमसीक्यू का अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 11 में देखें, वो कह रहा है रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो 11 को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला भी उसने आपको दिया हुआ है, वी ओवर आई। वी की आपके पास वैल्यू है 2, वी की आपके पास वैल्यू है 2% और आई की है 6%। आपको हमेशा मैंने बताया कि एरर ऐड होता है, जब ऐड करोगे तो 2% प्लस 6%। असेसमेंट जो हमने की थी अनसर्टेनिटी की, उसका पहला केस था कि एरर्स को हमेशा आपने ऐड करवाना है। 2% प्लस 6% ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8%। एरर कभी भी याद रखना, एरर माइनस हो ही नहीं सकता, एरर हमेशा प्लस होता है, हमेशा और हमेशा एरर को आप प्लस करवाते हैं, माइनस नहीं करवाते। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास जो है वो अल्फा ऑप्शन होगा 8%। उसके बाद 12 एमसीक्यू, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए बी। 12 एमसीक्यू में वो क्या कह रहा है, 12 में उसने आपको एक वैल्यू लिख के दी हुई है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए डॉट बी। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर ओवर ए बी कॉस थीटा। जब आप सॉल्व करोगे ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो ये 9th 10th लेवल का क्वेश्चन है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है आपके पास वो बीटा ऑप्शन है, टेंजेंट थीटा। 13 एमसीक्यू देखें, जैसे मैंने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि 13 एमसीक्यू में क्या वैल्यू आएगी। 13 में वो कह रहा है कि रिजल्टेंट की उसने आपको वैल्यू दी हुई है, वो आपको रिजल्टेंट की वैल्यू दे रहा है 13 एमसीक्यू में। वो कहता है ये वैल्यू है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2ab, वो आपको ये वैल्यू बता रहा है, ये उसने आपको दिया 13 एमसीक्यू में। वो कहता है बताओ एंगल कितना होगा। सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट का जनरल फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपके पास जनरल फार्मूला था जो आपने रेजिस्टेंस का यूज़ किया। इस फार्मूले में अगर आप 45 डिग्री यूज़ करेंगे तो 45 डिग्री के ऊपर r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 पे वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो 2 और 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे ये आपके पास होगा r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2ab। ये इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन बीटा ऑप्शन बन रहा है। 14 एमसीक्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और मैं समझता हूँ कि आपको खुद से सॉल्व भी करना चाहिए। 14 एमसीक्यू में उसने आपको एक डायग्राम बना के दी हुई है, वो डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ। ये डायग्राम है 14 में, ये भी आपके पास आ रहा है, इसको भी आप आर कह लें, ये पॉइंट ओ है। वो कहता है द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ओ ए ओ बी और ओ सी। कहता है तीनों वेक्टर्स का आपने रिजल्टेंट निकालना है, मतलब ओ ए ओ बी और ओ सी, इन तीनों का आपने रिजल्टेंट निकालना। किसी एक इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि आप तीनों को सॉल्व करके रिजल्टेंट निकालें और बताएं उसकी वैल्यू क्या थी। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए तरीका क्या होता है, देखिए 2 होते तो आप आसानी से ऐड कर लें, वो तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। 3 भी कर सकते हैं, आप कोई सा एक रैंडम पॉइंट ले लें दरमियान में, इसको आप डी कह लें, रैंडम मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया। अगर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, कोई भी, मतलब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बड़ा आसान एमसीक्यू है। कोई आप एक रैंडम पॉइंट ले लें और इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे आप लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होगा, जाहिर है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी आर है। आप इस तरह से लगाओगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर। ये मैंने कैसे लगाया जरा सुन लें। देखें इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका, या ऐसे कह लो इन दोनों पे अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जाहिर है तीसरे, वो तीनों का रिजल्टेंट कह रहा है। अगर इन दोनों का उसने पूछा होता तो आंसर यहां तक कंप्लीट हो जाता है, इतने से तक। वो 3 का कह रहा है, ओ ए ओ बी और ओ सी, यानी कि ये भी कवर हो, ये भी कवर हो, ये भी कवर हो। तो ये जो कंडीशन है ये तो 2 की है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे खत्म हो गया। प्लस अगला जो आ रहा है वो जाहिर सी बात है, इसका भी तो रेडियस आप लोगे ना आर, ये भी तो आप आर कंसीडर कर रहे हो। अगर आप बाकी पे पाइथागोरस, किसी 2 पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और एक को वैसे ही ऐड कर लो, ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास, आप इसको ऐसे लिख लें कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास होगा 2r स्क्वायर प्लस आर। इस टोटल का आप जो है वो स्क्वायर रूट अगर ले लें, या इसको ऐसे कर लो, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस आर। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट आर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस आर। इसका मतलब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आपके पास होगा r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा r प्लस आर। टोटल के ऊपर इसलिए स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्योंकि इतना हिस्से का पाइथागोरस थ्योरम है, अगला r तो एज इट इज ऐड हो रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो इसमें से r कॉमन आ रहा है तो अंदर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, या आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो बड़ा आसान, दोबारा इसको सुन लें कि इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो, 2 पे, एक पे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और अगला रेडियस एज इट इज ऐड हो गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही ना बन रही। मतलब पाइथागोरस थ्योरम में 3 ही फैक्टर आएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो एक रेडियस बच गया वो एज इट इज ऐड कर दो। उसके बाद है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो बीटा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन यानी कि बीटा ऑप्शन। 15 एमसीक्यू में वो कह रहा है डिमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा ऑप्शन रेजिस्टेंस की मैंने कई दफ़ा आपको डिमेंशन निकाल के बताई है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू वी ओवर आई। वी का यूनिट होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, यानी कि जॉल पर कॉलम, और करंट का यूनिट आपके पास होता है एम्पेयर। तो इस फार्मूले से आपने डिमेंशन निकाल लेनी। मतलब इसमें
जॉल पर कॉलम का मतलब है जॉल की डिमेंशन होती है ml²T⁻², और कॉलम I इज इक्वल टू क्यू, कॉलम की डिमेंशन होती है A×T, तो AT इनवर्स, क्योंकि मैं कॉलम को नीचे से ऊपर लेके आ रहा हूँ, डिवाइडेड बाय नीचे एम्पेयर। तो इसको सॉल्व कर लो, ये मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने V/I फार्मूला लगाया, जॉल की जगह जॉल की डिमेंशन लिख दी, कॉलम को नीचे से ऊपर लेके आ रहा हूँ, कॉलम की डिमेंशन होती है AT, वो क्यू डिमेंशन होती है क्योंकि फार्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T, T इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो A×T इज इक्वल टू कॉलम, तो कॉलम की डिमेंशन AT होती है। जस्ट इसको सॉल्व कर लो, ये ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन आएगा, अल्फा इज राइट ऑप्शन। 16 देखिए, कुछ एमसीक्यू खुद भी सॉल्व करें, मतलब खुद भी आपको आदत हो, आप एमसीक्यू आप इस लेवल पे हैं, आप देख के बता सकें कि इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज करेक्ट, तो डेंसिटी इज मैस, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज करेक्ट एंड यूजेज ओनली क्वांटिटीज रेदर देन यूनिट्स, क्वांटिटीज की बात करनी, यूनिट्स की बात नहीं करनी। तो अल्फा ऑप्शन है डेंसिटी इज मैस पर क्यूबिक मीटर, देखो इसमें तो यूनिट आ गया ना क्यूबिक मीटर, तो अल्फा इज नॉट राइट ऑप्शन। पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी पर यूनिट करंट, क्या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट करंट होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, पर यूनिट करंट नहीं होता। बीटा इज रॉन्ग ऑप्शन, राइट नहीं हो सकता। चार्ली है फोर्स, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, चार्ली इज राइट ऑप्शन, कि प्रेशर जो है वो हमेशा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो इसमें आपने यूनिट्स का नहीं बताना, क्वांटिटीज का बताना, ये इसका की पॉइंट है। हर एमसीक्यू का कोई ना कोई की पॉइंट होता है, इसका जो है वो यूनिट्स का की पॉइंट। विच रो ऑफ द टेबल शो अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इज करेक्ट यूनिट, 17 एमसीक्यू का अल्फा ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू F/Q उसका फार्मूला होता है, उसके फार्मूला से ही आपने उसके यूनिट को फाइंड आउट कर लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपसे पूछ रहा है, तो E इज इक्वल टू F/Q, तो फोर्स F इज इक्वल टू M में होती है फोर्स, तो इसको आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है चार्ज, तो चार्ज का यूनिट आप लेते हैं कॉलम, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर कॉलम। तो इसका राइट ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाकी आप सबका चेक कर लें, गलत आएगा। हाँ, इसमें स्पेसिफिक हीट है, बीटा ऑप्शन। स्पेसिफिक हीट का यूनिट आप लेते हैं जॉल पर, आपके पास जो इसकी वैल्यू होती है वो J/K आप यूज़ करते हैं जॉल पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट आपको पता हो, नो डाउट इसमें वो आंसर नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेन हमेशा यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो टेंसाइल हो या कोई भी हो वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, डिमेंशनलेस भी होती है। यंग्स मॉडुलस भी सही ऑप्शन नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज अल्फा, अल्फा इज राइट ऑप्शन, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि यही इसका आंसर आता है। उसके बाद देखें, विच पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैज डिफरेंट डायमेंशंस। अब जाहिर सी बात है, जिसके यूनिट सेम होंगे उसकी डिमेंशन भी सेम होगी, जिसके यूनिट डिफरेंट होंगे उसकी डिमेंशन भी डिफरेंट होगी। वो कह रहे हैं विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डिमेंशन, किसकी डिमेंशन डिफरेंट है? इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम, ये दोनों तो सेम होते हैं, इम्पल्स भी वही है, लीनियर मोमेंटम भी वही है, तो ये तो सही नहीं हो सकता। बीटा प्लांक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, देखो प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट भी जॉल सेकंड होता है, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी जॉल सेकंड होता है, वो भी जो है वो सेम है, डिफरेंट तो नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, चार्ली इज राइट ऑप्शन। 18 एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली, उसकी वजह ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका यूनिट होता है आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ फोर्स वो टॉर्क होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स उसका यूनिट होता है आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जिसको आप न्यूटन मीटर में लेते हैं। तो 18 एमसीक्यू का राइट ऑप्शन जो है वो चार्ली है, चार्ली इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 19, कहता है कि द क्वांटिटीज L/R रिप्रेजेंट फॉर इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस हैव द डिमेंशन। 19 में वो कह रहा है कि इंडक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस की रेशो क्या होगी। अब इसको आपने कैसे निकालना है? देखो इंडक्टेंस का यूनिट होता है आपके पास EL इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T, ये इंडक्टेंस का यूनिट फार्मूला है। जब आप यहाँ से यूनिट निकालते हो इंडक्टेंस का, वो आता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये इंडक्टेंस का आपके पास यूनिट होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। इसी तरह से जब मैं L/R की रेशो लूँगा तो इंडक्टेंस की जगह लिखूंगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, नीचे लिखा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू V/I होता है, V/I का मतलब है वोल्ट पर एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इसका यूनिट होगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ सेकंड बच जाएगा। तो सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, और टाइम की डिमेंशन जो है वो आप T लेते हैं, कैपिटल T।
तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो टाइम है, मीन्स के चार्ली ऑप्शन। 20 MCQ, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट देन एंगल। ये मैंने वैसे क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन अगर आप लोग अब कह रहे हैं तो आपको मैं ये दोबारा करवा देता हूँ। मतलब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इस MCQ में वो कह रहा है कि जो 20 MCQ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट स्क्वायर रूट 3 टाइम्स देयर स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट 3 टाइम्स है स्केलर प्रोडक्ट के, मीन्स कि आप ऐसे लिखेंगे, ये कंडीशन है। इसको सॉल्व कर लो, ए क्रॉस बी की जगह लिखोगे ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ए डॉट बी की जगह लिखोगे ए बी कॉस थीटा। सॉल्व करोगे ये ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। थीटा की वैल्यू निकाल लो, वो आएगी आपके पास tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो इसे सॉल्व कर लो, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आपके पास पाई बाई 3 होता है, पाई बाई 3 कह लें, 60 डिग्री कह लें, ये इसका राइट ऑप्शन है, पाई बाई 3। अगला देखें a प्लस बी और a माइनस बी में एंगल। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि 21 MCQ में वो कह रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का एंगल बताएं। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये a प्लस बी और a माइनस बी, मैंने अपने लेक्चर में भी ये रिकॉर्ड करवाया था, ये मैंने आपको सॉल्व करवाया तब भी। तो बेटे इनमें एंगल जो है वो 90 डिग्री आएगा। फिर भी सॉल्व करना चाहते हो तो a प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये सारी वैल्यूज इधर प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, तो ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, वो 90 डिग्री आएगी, क्योंकि कॉस 90 पे 0 डिग्री होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है आपके पास वो चार्ली ऑप्शन है। 21 MCQ का चार्ली इज राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 21 जो है उसका चार्ली ऑप्शन। 22 का देखें, 22 में वो क्या कह रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, तो एंगल बी और सी का क्या होगा। 22 को देखें, वो कह रहा है कि ए डॉट बी भी 0 है और ए क्रॉस सी भी 0 है, तो एंगल बिटवीन बी एंड सी। इसका मतलब ये है कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ए और बी परपेंडिकुलर हैं, इस तरह से होंगे ए और बी। ये अगर ए है आपके पास तो ये बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर के लिए 0 आती है। अगर ए क्रॉस सी 0 है तो इसका मतलब ए और सी पैरेलल है। इसका मतलब जो ए है वो ही सी होगा, क्योंकि ए क्रॉस सी 0 तब होती है जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, 0 डिग्री के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। तो बड़ी सिंपल बात है कि ए डॉट बी 0 से मुझे पता चल गया कि ए और बी परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 से मुझे पता चल गया कि ए और सी पैरेलल है, मतलब ये जो ए है इसी की डायरेक्शन मैंने सी बना दी। अब वो पूछ क्या रहा है, बी और सी का एंगल। MCQ में उसने बड़े क्लियरली पूछा है कि बी और सी का एंगल बताएं। देखो ये बी है और यहाँ पे सी है, मतलब यही सी कह लो आप, क्योंकि ए और सी पैरेलल। बी और सी के दरमियान में कितना एंगल बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 90 डिग्री होगा। 22 का बीटा इज राइट ऑप्शन। 23 बड़ा सिंपल सा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट इज 1 यूनिट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने सिंपली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा फार्मूला लगा दें, सिंपल सी बात है, उसका आंसर 0 आएगा, 0 इज राइट ऑप्शन। 24 देख ले, 24 MCQ में वो कह रहा है कि आई प्लस जे प्लस के और दूसरा वेक्टर आपके पास आई है, इनमें एंगल आपने निकालना है, वो कितना होगा। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे जो MCQ नंबर 24 है, 24 में वो कह रहा है आई प्लस जे प्लस के एंड आई के दरमियान में एंगल। तो यही फार्मूला है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एन यूनिट ए बी कॉस थीटा सिंपल आता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होती तो मैं साइन थीटा यूज़ करता और एन यूनिट वेक्टर यूज़ करता। तो ए डॉट बी का मतलब
फर्स्ट वेक्टर ए है, मतलब आई प्लस जे प्लस के, डॉट दूसरा वेक्टर बी है यानी कि आई है, इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड लो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 आएगा, बी का मैग्नीट्यूड लो तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आगे कॉस थीटा। सॉल्व कर ले, ये सारा हिस्सा तो जीरो होगा क्योंकि ये सिर्फ आई है, आई डॉट आई 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे आएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। यहां से आपके पास एंगल की वैल्यू आ गई, तो राइट ऑप्शन इसका बनता है अल्फा ऑप्शन, अल्फा इज राइट ऑप्शन। 25 का देखें, वो कहता है एक स्टूडेंट जो है वो पेंडुलम की लेंथ को मेजर कर रहा है और उसने कुछ एरर निकाला, मतलब जो डाटा आपके पास है, डाटा ये है, टाइम पीरियड की वो बात कर रहा है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का पहले फार्मूला लिख लें, 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, ये टाइम पीरियड का फार्मूला। अब वो क्या कह रहा है, कहता है पॉजिटिव एरर 1% इन लेंथ एंड नेगेटिव एरर 3% इन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। एरर नेगेटिव नहीं होता, आपको पता है एरर हमेशा ऐड ही होना है, वो जो भी हो। ये 3% है, और लेंथ का एरर आपके पास, ये तो कांस्टेंट है, इसको आप इग्नोर कर देंगे। लेंथ का एरर उसने आपको दिया हुआ है इस केस में 1% डिवाइडेड बाय जी। तो इसको सॉल्व कर लें, आपने जी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, यानी कि आपको उसने लेंथ का एरर भी दिया हुआ है, टाइम पीरियड का भी दिया हुआ है, आपने जी का निकाला। स्केयर ले लो, कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि स्केयर रूट को सॉल्व करने के लिए स्केयर इधर भी स्केयर आएगा, इधर भी स्केयर आएगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का रूल है, पावर बेस से मल्टीप्लाई होती है, पावर शुरू में आ जाएगी, यानी कि 2 × 3% इज इक्वल टू ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1% ओवर जी। जी को आप इधर ले आओ तो जी इज इक्वल टू 1%, ये 6% इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1% प्लस 6% कितना हो जाएगा 7%, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है, एरर को आप माइनस नहीं करवा सकते। तो इसका राइट ऑप्शन बन रहा है जी चार्ली। 26 का देखें, 26 में आपको क्या कहा जा रहा है, ये आपके पास क्या वैल्यूज है। 26 में वो कह रहा है, इसकी आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी कि एक मीटर रूल है आपके पास, मीटर रूल है, 2 न्यूटन जो है वो पिवट हो रहा है 60 सेंटीमीटर के ऊपर। मतलब आप ये कह लो कि यहां पे करके 2 मीटर जो है वो बैलेंस हो रहा है, और उसके अलावा वो ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर के ऊपर 4 न्यूटन, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, इस पे 4 न्यूटन बैलेंस हो रहा है 100 सेंटीमीटर के ऊपर। हमें पता है वो बताए या ना बताए, उसने बैलेंस 50 सेंटीमीटर पे होना है, लेकिन ये वैल्यू उसने हमें 60 सेंटीमीटर दी। ये मैं आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ इस तरह से। ये डाटा गिवन है कि 100 सेंटीमीटर के ऊपर वेट 4 न्यूटन है और 60 सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो 2 मीटर का है। वो कह रहा है रिजल्टिंग टॉर्क निकालें, रिजल्टेंट टॉर्क या रिजल्टिंग टॉर्क। रिजल्टेंट टॉर्क आपने कैसे निकालना। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। अब आपने सॉल्व कैसे करना है, देखो ये 60 है, मुझे पता है इसमें बैलेंस 50 के ऊपर होना था। 60 और 50 में फर्क कितना आएगा 0.1 का मीटर में, क्योंकि जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर। इसी तरह देखो कि 60 तो ऑलरेडी उसने वैल्यू दे दी, 60 पे ये वेट है, तो 100 में से आप जब 60 निकालोगे तो इतने हिस्से की लेंथ आपके पास आएगी 0.4 मीटर। गौर से समझो इस बात को, ये सबसे अच्छा एमसीक्यू है जो मैं समझता हूँ इस टेस्ट का, मुझे सबसे अच्छा यही एमसीक्यू लगा। इसमें मेन चीज़ क्या है, देखो बैलेंस उसने 50 पे होना है, लेकिन ये मैंने आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पे 60 लिखा है, वो मैं 60 वैल्यू दे रहा है। मतलब मैंने यहाँ पे करके इसलिए नहीं लिखा 60 ताकि आप इससे पजल ना हो, क्योंकि 50 के बाद ही 60 आना था। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। चलो 50 और 60 जो है इनमें जो गैप है, अगर मैं, चूंकि हमेशा अपने लेंथ को सेंटर में से माइनस करना है, 50 में से माइनस करना है, आप 60 माइनस 50 करोगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 0.1 वैल्यू है, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 के साथ। क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, देखो 60 पे तो वो बैलेंस कर रहा है 60 सेंटीमीटर, मैं ये इधर लिख रहा हूँ 60 सेंटीमीटर। 60 पे तो एक वेट लटका हुआ है। की पॉइंट इज डैट हमेशा सेंटर के मुताबिक बैलेंस करें। एक हिस्सा अगर बैलेंस 50 पे होगा, जो भी वो लेंथ देगा उसे सेंटर में से माइनस करें। लेफ्ट साइड की जो लेंथ दे रहा है उसे सेंटर में से माइनस करें, राइट साइड की जो लेंथ दे रहा है उसे सेंटर में से माइनस करें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 0.1 × 2,
और ये आपके पास क्या होगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये मैंने 0.4 क्यों लगाया, ये दोबारा सुन लें। 0.1 इसलिए लगाया था क्योंकि ये वैल्यू हमें 60 दे रहा है, 50 पे बैलेंस होना है, तो 60 माइनस 50 0.1 बनता है। इधर मैंने 0.4 इस वजह से लिखा क्योंकि 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है और 60 ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, तो 100 में से 60 माइनस करेंगे 0.4 आएगा। सॉल्व करोगे ये आपके पास हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.6। अब देखो ये 1.6, ये 0.2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 1.6 में से 0.2 माइनस करोगे तो 1.4 न्यूटन मीटर आएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1.4 न्यूटन मीटर है। की पॉइंट ये है कि हमेशा सेंटर में से माइनस करें। अगला क्वेश्चन देखो, तो 26 का राइट ऑप्शन बनता है चार्ली ऑप्शन। 27 का देखो, अ मैन ट्रेवल 1 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देखो अब ईस्ट वेस्ट वाले जब भी क्वेश्चन आए तो उसकी डायग्राम बना लो। 27 में आप क्या करो, आप ये डायग्राम बनाओ, आप ये कहो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। कहता है अ मैन ट्रेवल 1 माइल ड्यू ईस्ट, 1 माइल वो इस तरफ या ईस्ट की तरफ, 5 माइल ड्यू साउथ, यहां पे 5 माइल है ड्यू साउथ, पहले 1 माइल इसकी तरफ फिर 5 माइल इसकी तरफ। आप इसको पहले डायग्राम बना लें, उसके बाद 2 माइल ड्यू ईस्ट, दोबारा से 2 माइल जो है इसी तरफ मैं ऐसे एरो लगा रहा हूं, 2 माइल ड्यू ईस्ट एंड फाइनली 9 माइल्स ड्यू वेस्ट, 9 माइल्स ड्यू नॉर्थ, यहां पे 9 माइल्स। अब ये बड़ा पजल्स है कि एक शख्स पहले इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इसकी तरफ जाता है, फिर नॉर्थ की तरफ जाता है, और वो ये कह रहा है कि हाउ फार इज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ट्रैवल किया। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ईस्ट का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा होगा आई, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा होगा जे। नेगेटिव लोगे तो वैल्यू हम माइनस में ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ईस्ट की दोनों वैल्यूज चूंकि आई यूनिट वेक्टर है, ईस्ट के लॉन्ग है ये, मैं लिखूंगा 2i यूनिट वेक्टर प्लस 1i यूनिट वेक्टर क्योंकि दोनों ईस्ट की थी पॉजिटिव। उसके बाद 5 माइल साउथ, साउथ का मतलब वाई एक्सिस है लेकिन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब नेगेटिव एक्सिस, तो आप लिखो -5j यूनिट वेक्टर। फिर 9 माइल्स वो क्या है नॉर्थ की तरफ ऊपर वाई एक्सिस की तरफ प्लस, तो 9 माइल्स मतलब 9j यूनिट वेक्टर। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। इसका आप मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड कैसे लोगे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 16, तो 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट है 25, 25 का मतलब स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। की पॉइंट ये है कि नॉर्थ साउथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को प्लस आई लिखे, नेगेटिव को जो है वो प्लस वाई एक्सिस को प्लस जे लिखे, नेगेटिव को माइनस जे लिखे। तो राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन 5 माइल। 28 उसने एक इक्वेशन दी है और वो कह रहा है कि इसके यूनिट्स बताएं। 28 में मैंने आपको वैसे ही क्लास में सॉल्व करवाया, मैं यहाँ पे इसका हिंट दूंगा। ये उसने आपको इक्वेशन दी है a² प्लस b/t³। ये सही कर लीजिए कि स्क्वायर और क्यूब है। वो कहता है आप a और b का यूनिट निकालें। कैसे यूनिट निकालो, लाइन लगाओ, पहले लिखो v इज इक्वल टू a² फिर लिखो v इज इक्वल टू b/t³। सिंपल। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, t² ज़ाहिर टाइम है तो इसका यूनिट होगा सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ से एक ही जब आप वैल्यू निकालोगे तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ये s पावर +2 पर आके -2 हो जाएगी, तो एक ही वैल्यू हो जाएगी ms पावर -3, ये एक ही वैल्यू। इस तरह से b की आप वैल्यू निकाल लो, सेम यही प्रोसीजर। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा वो डेल्टा ऑप्शन बनेगा। 29 एट विच एंगल टॉर्क इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। टॉर्क अपने मैक्सिमम का हाफ कब हो जाता है 30 डिग्री के ऊपर। जब आप 30 डिग्री यूज करते हैं तो टॉर्क अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाता है, मैंने क्लास में भी सॉल्व करवाया। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्सेज इंक्रीजेज देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। बेटे अगर फोर्सेस का आप एंगल बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे फोर्सेस के रिजल्टेंट का फार्मूला है कि a² यानी कि ऐसे कह लो f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा, माइनस में भी लोगे तो cos थीटा ही आना है। अब थीटा वो कहते हैं रिजल्टेंट कब बढ़ेगा, भाई थीटा की वैल्यू को कम करने से। कोस के केस में एंगल थीटा जितना कम करते हो रिजल्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, थीटा जितना ज़्यादा करते हो रिजल्टेंट की वैल्यू उतनी कम होती चली जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन अगर साइन थीटा होता तो मैं इंक्रीज करता, कॉस थीटा तो मैं इसको बच्चों डिक्रीज कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं बेटे ये 30 MCQs आप बच्चों को क्लियर हो गए होंगे और बहुत ही एक्टिवली आपने इसको डिस्कस किया होगा और आप बच्चों ने इसे खुद भी सॉल्व किया होगा।
ये नहीं कि इसको छिको करवा दो, सारे एमसीक्यू सारे छिको हो जाए। आपने इसको सॉल्व किया होगा और अच्छी तरह से इसको किया होगा आपने सॉल्व। अगर फिर भी कोई रह जाए, मैंने एक एक एमसीक्यू बोर्ड पे सॉल्व किया, कोई मैंने स्किप नहीं किया, फिर भी कोई रह जाए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको प्रॉपरली उसके लिए टाइम दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि मोशन एंड फोर्स है। इस सीक्वेंस से हम चलते जाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन गलत भी होगा उसकी प्रैक्टिस करें। फिर नहीं समझ आ रही, मैंने तो एक एक सॉल्व करवा दी, मुझसे भी आप डिस्कस कर लें, कोई इशू नहीं है। तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।